गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अभी तक थ्री चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं आपकी 10th की बुक के, जिसमें हमने केमिस्ट्री का और 2 बायोलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट किए। हमारा जो थर्ड चैप्टर है, जो आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है, दैट इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ड जो है बहुत, ये चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत इजी सा चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको लर्न करनी है। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत मिक्स हो रहा है कोई किसी में, इसमें स्पेशली आपको 3 लॉज पढ़ने होंगे और कुछ डेफिनेशंस पढ़नी होंगी। बट इसका जो थोड़ा बहुत इंट्रो है वो मैं आपको आज लेक्चर में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको कौन कौन सी डेफिनेशंस स्टार्टिंग से याद रखनी है। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट जो बनता है वो क्या है, जेनेटिक्स। जो वर्ड है, चैप्टर का नेम है, वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स सबसे पहले जिसने टर्म जो ये यूज ली थी वो थे बेटसन। कौन थे? बेटसन। बेटसन ने जेनेटिक्स वर्ड यूज लिया जिसमें वो एक्सप्लेन करना चाहते थे ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे वेरिएशंस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में और इनहेरिटेंस के बारे में। तो साइंस की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी, इवोल्यूशन, वेरिएशंस, इनहेरिटेंस, दैट इज नोन एज जेनेटिक्स, विच इज कॉइन्ड बाय बेटसन। किसके थ्रू दी गई थी? बेटसन के थ्रू। जो इसमें वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या है? जैसे हमने पढ़ा हेरिडिटी, हेरिडिटियल कैरेक्टर्स का, मम्मा पापा के जो कैरेक्टर्स हैं उनका बच्चों में जाना हेरिडिटी कहलाती है। सेम ऐसा इनहेरिटेड ट्रेड्स का, दोनों में डेफिनेशन में कुछ वर्ड या डिफरेंस नहीं करना है। यहां आप लिखेंगे हेरिडिटियल कैरेक्टर्स और यहां आप लिखेंगे इनहेरिटेड। तो हेरिडिटियल कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से बच्चों में जाना, कैरेक्टर्स जैसे आईज का कलर कैसा है, ये वो स्किन कलर कैसा होना चाहिए, तो हेरिडिटी जा रही है। बट आईज जा रही नहीं जा रही, नोज वगैरह जो आपकी इनहेरिटेंस है, जो आपको पहले से पिछले जनरेशन से मिलता जा रहा है, वो इनहेरिटेंस कहलाता है, इनहेरिडिटियल कैरेक्टर्स का जाना। हेरिडिटी को सबसे पहले किसने बताया था? स्पेंसर ने। किसने? स्पेंसर ने। अब मैं इसकी डेफिनेशन और बता दूं एक बार। क्या एक जनरेशन है, जैसे आपकी ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा से कौन हुए? आपके पा हुए, तो नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर उससे आप हो गए। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इनसे पहले भी जनरेशन थी। ठीक है। तो क्या हुआ, जनरेशन टू जनरेशन जब चेंजेस आने स्टार्ट हुए, जनरेशन बढ़नी स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ, यहाँ हल्का फुल्का सा एक चेंज नोट किया गया। जैसे मैं कहूँ कि हाइट बहुत ज्यादा थी आपके ग्रैंडपा के पापा की, उनसे थोड़े कम रहे, फिर पापा की चेंज हुई, फिर बच्चे की और चेंज हो गई, आईज का कलर चेंज हुआ, पिगमेंटेशन में ब्लू हो गई। तो ये धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन जो चेंजेस आते हैं, पर जनरेशन आने वाले चेंजेस जो नोट किए जाते हैं उन्हें वेरिएशन कहते हैं। चेंजेस पर जनरेशन, चेंजेस पर जनरेशन, हर जनरेशन में आने वाला चेंज क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। ठीक है। हेरिडिटी का मतलब हेरिडिटियल कैरेक्टर्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना। इनहेरिटेंस का मतलब हेरिडिटी से रिलेट करेगा, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का या ट्रेड्स का मम्मी पापा से बेबी में ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ये हुआ बेसिसिटी की, कितना बेसिक पॉइंट्स आपको उसमें गिवन है। अब ये जो जेनेटिक्स है, इसमें एक वर्ड स्टडी किया जाता है, जीन। एक क्वेश्चन आता है, जेनेटिक्स के फादर कौन थे? फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स वो थे मेंडल, जिनके बारे में हमको इसके पूरे चैप्टर में पढ़ना है। मेंडल जो थे, वहां जब इंट्रो पढ़ेंगे तो वहां एक वर्ड आएगा मेंडलिज्म। मेंडलिज्म, मेंडल जो थे, इनने मेंडलिज्म का मतलब, आप वो हर चीज लिखेंगे, इनका बर्थ कब हुआ, आप लोग जब इसे इंट्रो में पढ़ेंगे, मैं अभी आपको मेंडलिज्म डिफाइन नहीं कर रही हूँ, इनका बर्थ, ये चर्च के फादर रहे, इन लोगों, इनने पी प्लांट के ऊपर स्टडी करी, पूरा प्रॉपर समझाया कि इनहेरिटेंस कैसे होती है, मम्मी पापा के फीचर्स बेबी में कैसे जाते हैं, ये सारा मेंडलिज्म में। स्टार्टिंग इंट्रो में मेंडलिज्म दे रखा है आपको, हाफ पैरा,
वो हाफ पैरा आपको पढ़ना है और मेंडलिज्म के कुछ पॉइंट्स आपको बनाने हैं, लाइक इनका बर्थ, किस प्लेस पे इनका बर्थ हुआ, ये किस चर्च में फादर रहे थे, कहाँ इनने गार्डन बनाया था पी प्लांट का, उस गार्डन के अंदर पी प्लांट्स में इनने कितने लॉस दिए, सारा मेंडलिज्म में काउंट किया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको यहाँ एक वर्ड लिखा, जीन क्या होता है। जीन जो है वो एक यूनिट है, क्या है, एक यूनिट। क्या करती है ये, कैरी करती है, किसको कैरी करती है, कैरेक्टर्स को। हमारे मम्मी पापा के जो कैरेक्टर हम में आ रहे हैं वो किसकी हेल्प से आ रहे हैं, जीन की हेल्प से। जीन हमारी एक जेनेटिकल यूनिट है जो हमें वो मम्मा पापा के कैरेक्टर्स को भेजती है। इसमें हेल्प कौन करता है, जीन की, डीएनए। कौन करता है, डीएनए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आती होगी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हेल्प करता है जीन के थ्रू। इस पे ये डीएनए स्ट्रक्चर है, ये पेयरिंग होती है जीन की, जो आपके मैसेजेस को ट्रांसफर करवाए जाते हैं आगे, यानी कि मम्मा पापा की आईज का कलर किसका जाना है किसका नहीं जाना है, ये आप रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे, अभी आपके नहीं है ये चीज, ठीक है। आप लोग अगर 11th में बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, बायो लेंगे, तब आप इसका रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि डीऑक्सीराइबोज जो ये डीएनए होता है, जीन्स जो होते हैं इनके ऊपर एक जेनेटिकल यूनिट है जो आगे मम्मा पापा के कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करवाती है। जीन जो है, इसके बाद में एक वर्ड आप इसमें पढ़ेंगे, एलिल्स। एलिल्स क्या होते हैं, मैंने अभी डीएनए के ऊपर पेयर में जीन बनाए हैं, ठीक है। पेयर किसका, जीन का, जो क्या कैरी कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स को। जिनके पास ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स हो, लाइक ये पेयर आई का है तो ये पापा की आई का कलर है, ये मम्मा की नोज की शेप है तो ये पापा की नोज की शेप है, तो सॉरी ऑल्टरनेटिव नहीं, कंट्रास्टिंग, सॉरी यहाँ आपको करना है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कैरी करता है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एक पेयर मम्मा का जिस कैरेक्टर का बन रहा है उसके साथ में जो पेयरिंग हो रही है जीन की, उसमें फादर के भी उसी फीचर का होना जरूरी है। तो पेयर ऑफ जीन्स विद दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वो जीन क्या कहलाते हैं, पेयर ऑफ जीन क्या कहलाता है, एलएल। तो अभी तक अपनी कितनी डेफिनेशन हो गई, जेनेटिक्स की हो गई, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हमने जीन, वेरिएशन, इवोल्यूशन, हेरिडिटी सब चीज स्टडी करनी है। बैटसन के थ्रू इसको सबसे पहले दिया गया था नेम को। हेरिडिटी के बारे में सबसे पहले स्पेंसर ने बताया था कि कुछ हेरिडिटियल कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स में जो बच्चों में जाते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, वो जो प्रोसेस हो रहा है हेरिडिटियल कैरेक्टर्स को भेजने का, वो आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। मम्मी पापा की आईज का कलर किसका पावरफुल, ये भी अपन जेनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे मेडल में, किसका पावरफुल है, किसका छुप जाता है, हिडन रह जाता है। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, जिसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, वो थे हमारे जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल के बारे में आपको एक हाफ पैरा दे रखा है जिसे लिखा हुआ है मेंडलिज्म। उस वर्ड वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रही बिकॉज प्लेस ऑफ बर्थ है और उसमें उसकी टाइमिंग है, किस चर्च में उन्हें वर्क किया। ये बैक साइड आपके क्वेश्चन मिलेगा आपको, मेंडलिज्म डिफाइन करो, तो लगभग 10 लाइन्स होंगी जिसमें से आप 4 to 5 लाइन्स लर्न करनी है आपको बना के। फिर जीन क्या है, जीन बेसिकली एक जेनेटिकल यूनिट है जो डीएनए पे प्रेजेंट होती है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये जेनेटिकल यूनिट जो है ये कैरेक्टर्स को कैरी करती है आगे ट्रांसफर कराने के लिए। जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पेयर बन जाता है जीन्स का तो उन्हें एलिल्स कहा जाता है। तो ये हुआ आपका सारा बेसिक पॉइंट जो आपके इंट्रो में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर जो मेंडल थे, इनका एक ही चीज में इंटरेस्ट बना हुआ था मेंडल का। इनको चाहिए था कि किस तरीके से वो इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ लॉज दिए। उन लॉज को समझने से पहले आपको पूरा एक पेज डेफिनेशंस का गिवन है आपकी बुक में, जो डेफिनेशंस मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। एक डेफिनेशन आपको मिलेगी, जीन एंड एलील हो चुका है, अब आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव।
डोमिनेंट, पावरफुल, याद रखना डोमिनेंट का मतलब पावरफुल, और ये होते हैं लेस पावरफुल कैरेक्टर्स। जो पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं वो तो अपनी प्रेजेंस शो कर देते हैं बेबी में। लेस पावरफुल होते हैं वो कैसे रह जाते हैं, हिडन। अब समझाती हूँ इसको अच्छे से। आपके मम्मा पापा की आईज का कलर अलग अलग है, एक का ब्लैक है और एक का ब्राउन है। तो क्या आपकी एक आंख ब्लैक और एक आंख ब्राउन आई? नहीं। या तो हमारी आईज का पिगमेंटेशन मम्मा पे गया या किस पे चला गया, पापा पे। तो जो पिगमेंटेशन है कि कौन सा कलर शो होगा, जो कलर पेरेंट्स में से आते टाइम या जो कैरेक्टर पेरेंट्स में से आते वक्त ऑफ स्प्रिंग में शो हो जाएंगे वो तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि पावरफुल होंगे। जो हिडन रह जाएंगे, छुप जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, रिसेसिव। ठीक है। फिर आएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्रॉस करवाना बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स। अलग अलग ब्रीड्स का अगर आप क्रॉस करवा रहे हैं और एक ही ब्रीड में सिंगल ब्रीड आपको मिल रही है सारे फीचर्स के साथ, तो वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब ये जो क्रॉस है ना, ये दो तरीके का पढ़ना है आपको। यहाँ पे वैसे तीन दे रखे हैं बट क्वेश्चन इन्हीं से आता है, मोनो और डाई हाइब्रिडाइजेशन। मोनो का मतलब क्या है, जब मैं क्या करूंगी, सिंगल फीचर्स के बीच में क्रॉस कराऊंगी। सिंगल फीचर्स का क्या करवाना, क्रॉस करवाना। लाइक मैंने करवाया हाइट और हाइट में, हाइट को हाइट से क्रॉस करवा दिया। एक पावरफुल होगी हाइट, एक लेस पावरफुल होगी, लेकिन कराया सिर्फ हाइट में। डाई हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 2 का क्रॉस करवाना। लाइक height and color into height and color। तो हाइट एंड कलर और हाइट एंड कलर कितने कैरेक्टर्स हो गए, 2। तो दो कैरेक्टर्स का आपस में क्रॉस हो रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कहलाता है, डाई हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिंगल में हो रहा है, जैसे हाइट हाइट हो और कलर ही कलर हो या फिर शेप हो, किसी भी एक ही कैरेक्टर को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो कौन सा कहलाता है, मोनो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस के बारे में, टेस्ट क्रॉस के बारे में। जब क्रॉस करवाया जाता है तो या तो वो पावरफुल कैरेक्टर के साथ होता है या वो लेस पावरफुल कैरेक्टर यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर के साथ होता है, या वो उन दोनों में से किसी के भी साथ हो सकता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जब F1 ब्रीड का क्रॉस कैपिटल टीटी या स्मॉल टीटी दोनों में से किसी से भी करवा दिया जाए। कैपिटल टी जब आप कैपिटल अल्फाबेट लिखोगे तो डोमिनेंट होगा, और जब आप स्मॉल अल्फाबेट्स लिखोगे तो कैसा होगा, रिसेसिव। इन दोनों में से किसी से भी क्रॉस करवाया जा रहा है तो कौन सा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस। अगर स्पेशली क्रॉस हो रहा है कैपिटल टीटी से तो वो कहलाता है बैक क्रॉस। अगर स्पेशली हो रहा है रिसेसिव से तो कहलाता है आउट क्रॉस। तो बैक और आउट क्रॉस टेस्ट क्रॉस के ही पार्ट मान सकते हो कि F1 ब्रीड का। अब ये F1 और F2 आपको आगे समझ में आएगा। इनका क्रॉस अगर डोमिनेंट रिसेसिव दोनों से हो रहा है तो टेस्ट क्रॉस है, लेकिन स्पेशली सिर्फ डोमिनेंट पे ही चल रहे हो तो बैक क्रॉस है, और अगर सिर्फ रिसेसिव पे चल रहे हो तो वो आउट क्रॉस है।
फिर एक क्रॉस बचता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्रॉस, अगर मैं कैपिटल टीटी को मेल और स्मॉल टीटी को फीमेल काउंट कर रही हूं एक क्रॉस में, तो नेक्स्ट क्रॉस के टाइम पर कैपिटल टीटी को फीमेल और स्मॉल टीटी को मैं क्या बना दूंगी, मेल। तो जब इनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स या गैमेट्स चेंज हो जाएं, जहां मेल और फीमेल चेंज कर दिए जाएं, तो ये गैमेट एक्सचेंज जो हो रहा है जिस क्रॉस के अंदर, वो रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जब उनकी गैमेट्स को चेंज किया जा रहा है। तो ये स्टार्टिंग वो 1 पेज की सारी डेफिनेशंस हो गई जो आपको एक में दे रखी है, मोनो हाइब्रिडाइजेशन, डाई हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक्स, जीन, एलिल, रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हम मेंडल के थ्रू दिए गए सारे लॉज को। ठीक है, तो मैं आपको एक लॉ एक्सप्लेन कर देती हूँ जो उन्होंने यूज लिया था, जो उन्होंने बताया था, एक्सप्लेन किया था इनहेरिटेंस में। फिर नेक्स्ट लॉज जो होंगे वो हम लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए, मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि मेंडल ने कहा था कि जिस अल्फाबेट को हम कैपिटल शो करते हैं वो हमेशा डोमिनेंसी शो करेगा, और जिसे हम स्मॉल शो करते हैं वो हमेशा रिसेसिवनेस शो करेगा। मेंडल जो थे, इनके पास एक गार्डन था जिसमें कौन से प्लांट्स को लगा रहे थे, पी प्लांट्स को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया था, क्या रीजन था कि उसने मटर के पौधे को चुना था। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, कवर लेस स्पेस, ये रीजन है पी प्लांट सिलेक्शन के। फर्स्ट पॉइंट, ये बहुत छोटी सी जगह पे उग जाता है। ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पेन, शॉर्ट लाइफ स्पेन, इनका लाइफ स्पेन बहुत छोटा होता है। यानी कि जैसे मैं बरगद का पेड़ लगा दूं तो पता नहीं कितने सालों तक उसकी मैं एक ही ब्रीड की स्टडी करती रहूंगी, लेकिन अगर मटर का पौधा लगा रहे हैं, मैं कहूँ 2 महीने में पूरा डेवलपमेंट शो कर देता है, तो 1 साल में मैंने बहुत बार ब्रीड्स की स्टडी कर ली। इस सीजन से चुना था कि बहुत कम स्पेस में उग रहे थे, शॉर्ट लाइफ स्पेन था, और एक्सटर्नल फीचर क्लियर शो थे। जो इसके बाहर से दिखने वाले फीचर्स थे वो क्लियर शो हो रहे थे, लंबा है, छोटा है, ब्राउन है, व्हाइट है, जो भी एक्सटर्नल फीचर क्लियरली शो हो रहे थे। तो ये था पी प्लांट सिलेक्शन का रीजन। और ये बायसेक्सुअल फ्लावर था। बायसेक्सुअल का मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों थे, बायसेक्सुअल फ्लावर था। ठीक है, अब अपन लेते हैं सबसे पहले मेंडल का फर्स्ट लॉ, जिसका नेम था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के फर्स्ट लॉ का नेम था लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर या लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहा गया इनको। लॉ ऑफ डोमिनेंसी का मीनिंग समझ लो, फिर मैं आपका क्रॉस समझाऊंगी। मेंडल ने बोला कि जब कोई भी पेरेंट्स के बीच में, यानी पेरेंट्स ब्रीड आपस में क्रॉस करेंगी, तो जो उनमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर खुद का क्या दिखा सकता है, खुद की प्रेजेंस को इजीली शो कर सकता है। जबकि जो रिसेसिव होते हैं वो क्या रह जाते हैं, हिडन रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, हिडन। अब अगर रिसेसिव हिडन रह रहा है, जैसे अपन इनके बीच में क्रॉस कराएं कि डोमिनेंट है और रिसेसिव है, तो अपन लिख लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ऐसे एक बॉक्स बनाना है आपको, और इस तरीके से ये एक प्लस का साइन फीमेल को शो करता है और एरो का साइन मेल को। ये मेल वर्जन मान लो, ये फीमेल वर्जन मान लो। कैपिटल टी को इससे क्रॉस कराओगे तो बनेगा कैपिटल। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को आगे ही लिखना है, कैपिटल वर्ड हमेशा आगे आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो पहले वाले स्मॉल टी से दोनों का क्रॉस हो गया। फिर वापस से नीचे वाले से कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो सारे लगभग सेम दिख रहे हैं। सारे कैसे आए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आए हैं सारे। तो डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि सारे ही प्लांट, जो ये कैपिटल टी था, किसको शो कर रहा था, टॉल प्लांट्स को, और ये था ड्वार्फ।
बौना। तो जब उसने बौने पेड़ों में और लंबे पेड़ों में क्रॉस करवाया तो उसने देखा सारे पेड़ जो उसको मिले वो सारे लंबे थे। देखिए सब में कैपिटल टी आ रहा है, और कैपिटल टी कैसा होता है? डोमिनेंट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, जबकि रिसेसिव पीछे हिडन रह जाते हैं, छुप जाते हैं। तो सारे पेड़ देखने में कैसे लग रहे थे? लंबे दिख रहे थे। तो 100% कैसे प्लांट मिले थे उसको? टॉल। तो इस बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर क्या बना? मेंडल ने एक्सप्लेन किया कि व्हेन वी क्रॉस बिटवीन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, द डोमिनेंट कैरेक्टर शोज देयर प्रेजेंस इनटू द ऑफस्प्रिंग। डोमिनेंट कैरेक्टर अपनी प्रेजेंस को ऑफस्प्रिंग में शो कर जाएगा, बट द रिसेसिव कैरेक्टर हिडन बिहाइंड द डोमिनेंट कैरेक्टर। बट रिसेसिव उस डोमिनेंट के पीछे छुपा हुआ रह जाता है। आया समझ में? इस रीजन से लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहा गया था। ठीक है। और इसका जो जनरेशन इनको मिला था, यानी कि जो ये पूरी ब्रीड इनको मिली थी, कौन सी ब्रीड कहलाई? ये कहलाई F1 ब्रीड। अब मैम F1 F का मतलब क्या है? जो मेंडल थे उन्होंने एक वर्ड यूज लिया था फीलियल। वो जनरेशन वर्ड यूज नहीं ले, उसकी जगह उन्होंने फीलियल वर्ड यूज लिया ब्रीड्स में, कि F1 ब्रीड मिली है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन नहीं बोली उन्होंने, F1 ब्रीड बोली। फीलियल मिला था उनको, फीलियल शॉर्ट फॉर्म है उसकी। तो ये उनकी F1 ब्रीड थी जो उनको फर्स्ट लॉ में मिली थी। उनका फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आया समझ में? इसमें इनने टॉल और डॉर्फ प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया। टॉलनेस को इनने कैपिटल टीटी पेयर से शो करा, स्मॉल को स्मॉल टीटी से, डॉर्फ को। दोनों में जब क्रॉस कराया गया तो टोटल जो इनको ब्रीड्स मिली वो 100% टॉल थी। इसका मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो रिसेसिव को अपने पीछे छुपा लेता है, यानी डोमिनेंट अपनी प्रेजेंस शो कर देगा और रिसेसिव हिडन रह जाएगा। यही रीजन था कि इस लॉ का नेम क्या दिया गया? लॉ ऑफ डोमिनेंसी। आज के लिए इस लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको लिखा रही हूँ। ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोट कॉपी में लिखने हैं, ठीक है, और उनके आंसर्स भी। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्रिएट होना चाहिए इससे पूरे से? हमने क्या पढ़ा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है वो क्या है? डेफिनेशंस। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके बीच में क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडीड अबाउट, किसके बारे में स्टडी करते हैं? वेरिएशन, इवोल्यूशन, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, सब। व्हाट आर एलिल्स? एलिल्स क्या है? पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? थर्ड बनेगा डिफाइन मोनो एंड डाइहाइब्रिडाइजेशन। मोनो एंड डाइहाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ क्या बनना चाहिए? फोर्थ हो जाएगा डिफाइन दी टेस्ट क्रॉस। दोनों बताने हैं उसमें आपको, ठीक है, बैक एंड आउट। डिफाइन दी टेस्ट क्रॉस। एंड द लास्ट वन इज explain the first law of inheritance। इसमें आपको ये टेस्ट क्रॉस का ब्रैकेट बनाना है और उसकी थ्योरी लिखनी है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इसका लॉ नंबर 2nd एंड 3rd, और उसके अलावा जो फर्दर इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर की रह रही है वो कंप्लीट करेंगे। ये सारा होमवर्क प्रॉपरली आप अपनी कॉपी में करिएगा। आपकी ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो ये होमवर्क चेक किया जाएगा, आपके नोट्स प्रिपेयर रहने चाहिए जो चेक होगा, इसलिए प्लीज़ टाइम पास मत कीजिए। आपका काफ़ी टाइम जा चुका है, अब वैसे ही बहुत डिले है, तो बेटर है कि आप इसको साथ में पढ़ते चलें। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।